नहीं तो फिर ना इधर के ना उधर के कहीं के लिए, क्योंकि इधर भी वही लोग जल्दी जो जितना ज्यादा एमबीए एमबीए करने के बाद जॉब में नहीं आता, उतना उसको उतने भी दिक्कतें आती हैं। और विकास तूने लिखा कुछ? जो हमने तुझे बताया था वो क्यों नहीं किया? तो सारे थोड़ी पॉलिटिक करता है। इंग्लिश? इंग्लिश कैसे? उसके लिए क्या कर रहा है? और पीछे तुम्हारा क्या नाम है? क्या क्या कर लिया तूने? व्हाट्सएप तेरे पास फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है? तो यार सही दुनिया को मिल मिल गए टैबलेट वैबलेट, तू है? तेरे पास फोन नहीं है? घर वालों ने दिया नहीं अभी? लैपटॉप वैपटॉप कुछ नहीं है वो? अपने लिए करना, मेरे लिए नहीं। मैं तो, मेरा जो बनना था, बिगड़ना था, मेरा तो जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब तो तुम हो। स्वाति तुमने क्या किया भाई? हैं? क्या पढ़ाया? क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? तो एग्जाम में लिख देना ये बात, और इंटरव्यू में भी बोल देना कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आपको बायोडाइवर्सिटी में क्या समझ में आया, क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? जीवों में विविधता? सीरियस स्टूडेंट बन जाओ। इसमें इस एग्जाम में इंटेलिजेंस, बहुत ब्राइट होने के से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कितना महत्व देते हो, आपकी जिंदगी में इसका स्थान क्या है। और वंस आपकी जिंदगी में किसी चीज की महत्व बढ़ जाती है तो आपका उसके प्रति लगाव बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है? बस ये यही कहानी है, और बड़ी कोई कहानी थोड़ी ना है इसमें। और जब आप किसी चीज के लिए आपका महत्व बढ़ जाएगा तो उसके प्रति आपकी जो सोच है वो बदलेगी, सोच बदलते के साथ साथ चीजें हो जाएंगी। बट एक सिंपल एग्जांपल है कि मान लो एक रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है? और उस एक्सीडेंट, आपको पता चला कि किसी थर्ड पर्सन का है, यू डू नॉट नो एनीबॉडी, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको आप जानते नहीं हो, तो आप, बहुत चांसेस है कि आप निकल जाओ, बहुत चांसेस है कि आप रुको। जरूर नहीं आप वहां रुकोगे, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं ना, आप निकल जाते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं, पता है किसी का भी है आपका। अगर आपको ये पता चल जाए, दूसरा केस है कि आपको एक्सीडेंट हुआ, नहीं पता चला कि ये मेरा दोस्त है, तो आप रुकोगे? रुकोगे? कोशिश करो कि कैसे कैसे जितना जल्दी इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगे। और मान लो थर्ड केस ये, भगवान ना करे, तो आपकी फैमिली में बहुत क्लोज मेंबर है, आपका भाई है, बहन है, फादर है, मदर है।
आप कितनी तेज दौड़ोगे और आप कितनी ताकत लगाओगे। मतलब आप जो भी आपके अंदर काबिलियत है ना, पूरी लगा कि बचना ही चाहिए। पहले वाले केस में क्या होगा, हे भगवान बच जाए तो ठीक है। दूसरे केस में कोशिश करोगे कि बच जाए, पूरी कोशिश करोगे। और थर्ड केस में किसी भी सूरत में ब्लड मांगे ब्लड दोगे, जो भी एवरीथिंग यू विल डू। अब इस तीनों केसेस में आपके जो प्रयत्न हैं उनके अंदर जो अंतर आया है, वो प्रयत्नों में जो इंसान तो आप कैपेबिलिटी भी आपकी उतनी ही है। जो तीनों केसेस में आपके जो प्रयत्न है उनके अंदर जो अंतर आया है, एक ही अंतर है कि जिसके साथ हुआ है उसके साथ आपका रिश्ता क्या है, वो आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। किसी थर्ड पर्सन की जान बच जाए अच्छी बात है, ना बचे तो आपके जीवन में कुछ फर्क पर्सन नहीं होना। एक फ्रेंड है मान लो जो आपकी जान पहचान का है, उसकी जान बच जाए तो ठीक है, पूरी कोशिश करते हो। ना बचे तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा, एक आध दिन परेशान रहोगे, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आपकी फैमिली का क्लोज मेंबर हो तो आपको ये पता है कि इसके, अगर ये इसके साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मेरा जीवन का क्या, आपके जीवन में बड़ा फर्क पड़ने वाला। तो इस ये एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि आपके जीवन में इसकी महत्व कितनी है। एक प्रयत्न मात्र है या आप का एक जज्बा है कि आप इसको कितने इम्पोर्टेंस देते हो, सारे काम छोड़ के इसको देते हो या नहीं देते। तो जितना ज्यादा स्वाति इंटेलिजेंस का इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट हो। जो है एग्जाम में बैठा है, यहाँ जो बैठा है, थोड़ा प्लस माइनस कर दिया जाए तो आपका जो लेवल है सोचने का ऑलमोस्ट सबका ठीक है। तो इस वीडियो में जो बनेगा और नहीं बनेगा उसमें अंतर से इस बात का रह जाएगा कि हाउ मच आपकी लाइफ में इसका स्थान क्या है। आपको लगता है कि यार ये होना ही होना चाहिए किसी सूरत में, तो आपके प्रयत्न अलग होंगे। आप लगता है मैं बीएड कर लूंगी मेरा कुछ और हो जाएगा, नहीं तो बीटीसी कर लूंगी, हो जाए तो ठीक, अच्छी बात है। अगर ये स्थिति रहती है तो फिर आपके प्रयत्न अलग टाइप के हो जाएंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में इस एग्जाम का स्थान क्या है, और यही डिसाइड करता है कि आपके प्रयत्न रोज कितने हैं। तो जिस दिन आप इस मेंटलिटी से पढ़ोगे उस दिन आपको जो भी पढ़ोगे सब समझ में आए। एग्जाम के दौरान आप 2 दिनों में पूरी किताब दोहरा लेते हो ना, और 6 महीने में नहीं हो पाता। उन 2 दिनों में ऐसा क्या होता है, आपको पता है कि नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, और आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है सब कुछ भुला के आप एग्जाम की तैयारी करते हो। आप सब चीजों को टाल देते हो, शादी है, ब्याह है, कहीं जाना है, पार्टी है, फंक्शन है, सबको एक तरफ करके आप तैयारी कर, आपका एक ही ध्येय होता है, एक ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे आज की डेट में तुम्हारे घर में कोई फंक्शन आ गया तो उसको तुम उसमें लग जाओगे 5-6 दिन, छोड़ छाड़ के, बुआ आ गई है, मौसी आ गई, चलो चाचा आ गया, फलाना इनसे मिल लिया, इसे कर लेंगे। तो इस यात्रा के दौरान आपको, जब तक वो बहुत जरूरी काम नहीं हो, आपको अपने पद से हटना नहीं है। भले मैं आपको कहूँ ना कहूँ, कोई कुछ भी कहे ना कहे, हो गया तुम्हारा, ये जोड़ दिया, जोड़ो यार, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ। और रिपोर्ट नहीं, पूरे इसके टाइप्स की बात थी, चलो उसमें होगा मेरे ख्याल। मेरे अलावा कोई दूसरा टीचर ये बात आपसे करेगा नहीं, क्योंकि ये रोल मुझे ही दिया गया है और ये मेरा ही रोल। बाकी सब आएंगे, अपना टॉपिक पढ़ाएंगे और सब चले जाओ। तो आपकी अप्रोच एक ही होनी चाहिए, किसी भी सूरत में ये होना चाहिए, बस।
जो मैंने बताया था ना, 4-5 स्टेट, ये सब करा कराया मिला मेरे को, हुआ पड़ा। टॉप 5 स्टेट्स, मैंने ये तो बोला था, मैंने देखा नहीं था रिपोर्ट को, लेकिन एग्जाम का जो ट्रेंड है वो ये रहता है, टॉप 5 में कौन कौन है। मिजोरम सबसे ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऐसे ही मिनिमम वाला भी होगा टॉप। मोस्ट प्रोबेबल ये यूटीज हैं। ये स्टेट गुरुकुलम में। अब 2023 में टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया घट गया है 21.7। सही है रिपोर्ट? अच्छा, इसमें देखो फॉरेस्ट के टाइप्स हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट। तो ओपन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? आपके जो आसपास आप देखते हो गांव में, वो एक ओपन फॉरेस्ट, वहां एक्सेस है, गाय भैंस इंसान कोई भी चला जाए। तो ओपन फॉरेस्ट का मतलब यही होता है कि जो आपके चारों तरफ वेजिटेशन है वो आपका ओपन फॉरेस्ट है। मॉडरेटली डेंस, हाईली डेंस फॉरेस्ट, जिसमें ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% एंड अबव। ट्री कैनोपी क्या होती है? तो ऐसे जो ट्री का ऐसे बनाते हो ना कवर, जो जिसे पत्ते होते हैं, पेड़ ऐसे दिखता है, वो उसकी कैनोपी होती है। किसी की कैनोपी डोम शेप होती है, किसी की कैनोपी ऐसे होती है, सिर्फ अशोक के पेड़ है, कैनोपी कैसी होती है? कोनिकल कैनोपी होती है। तो कैनोपी कवर, ठीक है, वो एरिया अगर मापोगे तो 70% जो है वो पेड़ों के कवर से ढकी रहेगी जमीन, 30% जमीन दिखाई दे। इसका मतलब डेंस ट्री है। डेंस का मतलब घने घने वन हो जाएंगे। मॉडरेटली डेंस जो है वो 40 से 70% है। मॉडरेट डेंस मतलब क्या है कि एक यहाँ पेड़ खड़ा है, थोड़ा दूर खड़ा है, उससे थोड़ा दूर खड़ा है, बीच बीच में आसमान भी दिख रहा है। तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट तो आप आसपास देखोगे, राजस्थान नेशनल पार्क वगैरह में आप जाओगे, मॉडरेटली डेंस है, ठीक है। और आपको हाईली डेंस देखने हैं तो फिर उसके लिए तो आपको किसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, जहां इंसान नहीं जाता, ठीक है। तीन टाइप की जो फोटो। अब ये इस डाटा को और भी देख लेना, नोट कर लो इसको। तो जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का किलोमीटर्स में कोई नहीं पूछता, इसलिए आपको जब पढ़ाई करते हो तो डाटा को ये पता होना चाहिए कौन सा डाटा आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो किलोमीटर में कोई नहीं पूछता, परसेंटेज में पूछता। तो 21.71। कि 24% होना चाहिए, 21 वाला तो बड़ा कहा। ये इंडियन गवर्नमेंट का है। पूरा जो है मतलब वही तो समझ रहा हूँ। कल 2021 में जो 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें 24% ऐड कहाँ हुआ? चलो उसको देख माइंड और आगे तो टोटल फोर्स में यही दिखा रहा है। तो आपको जब जब आप क्वेश्चंस लिखोगे तो ये डाटा आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे कि आप कहोगे फॉरेस्ट जो है इंडिया में हाईली डेंस फॉरेस्ट बहुत कम है, सिर्फ मात्र 3.4% ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो घने जंगल हैं वो ज्योग्राफिकल एरिया का बहुत कम हिस्सा, सिर्फ 3% में है। मॉडरेटली डेंस जो फॉरेस्ट जो है वो आपके 9.33, ओपन फॉरेस्ट 9 पॉइंट के,
ठीक है। तो जो आपके पास 21.71 जो टोटल डाटा आया है, इस डाटा में से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो कवर है वो ओपन फॉरेस्ट है, और सबसे कम है वो डेंस फॉरेस्ट। ठीक है ना। ये तीन टाइप के फॉरेस्ट जो है आपको पता होना चाहिए। और आगे बढ़ाओ, हो गया, तो नोट कर लिया। यूनियन टेरिटरीज, ये इसमें ज्योग्राफिकल यूटी भी दोनों शामिल है इसमें। लक्षद्वीप यूटी है, का लिख लो उसको, तुम कम से कम लिखोगे तो तुम्हें याद रहेंगी चीजें। मिजोरम स्टेट है, अंडमान निकोबार यूटी है, अरुणाचल प्रदेश की स्टेट है, मेघालय में स्टेट है। तो इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि यूपी में सबसे ज्यादा फर्स्ट जो है लक्षद्वीप में। कभी कभी एग्जाम में अगर आपको नहीं अंदाजा है तो तुक्का भी लगाते तो अंडमान निकोबार दिमाग में आता है, लक्षद्वीप पूछते याद नहीं होगा, तो अंडमान निकोबार आ जाता है। तो ये थोड़ा बहुत जब डाटा पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भी तुक्के लगाने में भी इंटेलिजेंट गैस जिसको बोलते हैं वो हो जाती है। आगे बढ़वाएं। दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिक्कत देखने में ये साइज बढ़वाएं थोड़ा ना, ऐसे इसको साइज बढ़ाओ। नहीं बढ़ रहा, बढ़ जाना चाहिए। चलो सही है, अब ठीक है। तो इसी में चलने दो, या छोटा करने के बाद चलेगा ये? बस सही, चलने दो, आगे बढ़ाओ। ये कम वाले हैं, लेस देन 10%, लेस देन 10%, वेरी वेरी लेस फॉरेस्ट जो है। लद्दाख 1.3%। लद्दाख तो क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। हरियाणा हमारा प्रदेश पता है मुझे, स्टेट में सबसे ज्यादा तंग जो हाल है वो किसका है? हरियाणा का ही है। हरियाणा डेंस फॉरेस्ट तो ना के बराबर है। पंजाब का यही हाल है, राजस्थान का भी यही हाल है, उत्तर प्रदेश में कोई खास बढ़िया नहीं है। अब आप लिख सकते हो, तो उत्तर प्रदेश के लिख के लो। आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, ऐसा राज्य है जिसके ज्योग्राफिकल एरिया का 10% से भी कम जो है, आप लोग 10% से भी कम फॉरेस्ट वाला ब्रैकेट में आप लिख दो 7.6। तो एग्जामिनर्स को बच्चे को कहने की बात करने की अदब। तो ये जो डाटा होते हैं ये आपको अपनी कहानी लिखने में, आपको कहानी बनाने में, डिस्कस करने में, जैसे मान लो फॉरेस्ट की बात आई यूपी में, तो आप कह सकते हो कि भाई फॉरेस्ट की जरूरत क्यों है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी जनसंख्या को उसने पाल रखा है। तो आप कह सकते हो कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा स्टेट है, तो बावजूद इसके कि फॉरेस्ट और 10% से भी कम है, जो कि हमारे नेशनल लेवल से, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया से आधा है। आप मतलब एक तिहाई कह सकते हो, एक तिहाई जो ज्योग्राफिकल एरिया भारत का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है। ये सब डाटा अपने बात को कहने में आपको आएंगे। आपको पता है उसका आप इसको कह सकते हैं कि लगभग एक तिहाई भाग भी नहीं है जो हमारा टोटल नेशनल फॉरेस्ट कवर है।
तो ये स्थिति में, ऐसी स्थिति में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो। बिहार और नोट कर लो 7.81 7.84। अब तुम तो होमवर्क करोगे नहीं, हमें ही करना पड़ेगा। चलो आगे। ये कंसिडरेबल फॉरेस्ट, आगे बढ़ो। इंक्रीज जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, स्क्वायर किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिनमें इन 2 सालों में काफी हद तक अपने फॉरेस्ट को बढ़ाया है। पाइपलाइन स्टार्टअप ऐसे यूज करो, ठीक है मेरी बात। 2 सालों में 1921 से 1921 तक ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा ने अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया है। अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, तुम्हारा थोड़ा ध्यान रह जाएगा स्क्वायर किलोमीटर भी, ठीक है। लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं है, रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 3 राज्य जरूर याद रहने चाहिए जिन्होंने अच्छी प्रगति करी। कंसिडरेबल का मतलब ठीक ठाक प्रगति करी अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने। ये सारी कहानी जो है आप अपने आंसर्स में लिख सकते। आगे बढ़ो। मैनग्रोव कवर, ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है, यानी कि ये कैसे, मैंने पहले बताया था आपको कि वहां होता है खारा पानी होता है, ब्रैकिश वाटर। टोटल मैनग्रोव कवर इंडिया में बहुत कम है, 5000 किलोमीटर से, स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है, यानी कि 4992। आगे देखो इसको बढ़ा के। हाँ, ये तो 5 स्टेज में मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर, वेस्ट बंगाल, गुजरात। अब इनका ना ये परसेंट, ये कब, ये मत लिख दो किलोमीटर, इसमें तो बस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो इसको। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सारे के सारे कोस्ट, समुद्र की सीमा लगती है। ठीक है, आगे बढ़ाओ। छोड़ो एक बार। ट्रॉपिकल वेस्ट एंड वेस्टर्न घाट, इसमें ये कहने, इनका कहने का जो ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। एवरग्रीन क्या होता है? सदाबहार, ठीक है। और सेमी एवरग्रीन जो कम, थोड़ा सदाबहार वृक्ष जो जो वन होते हैं, इनमें इनके पत्ते गिरते नहीं, यानी कि कभी भी आपको बिना पत्ते के पेड़ नजर नहीं आएंगे, तो हमेशा इनको एवरग्रीन बोलते हैं, ठीक है। एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। एक होता है डेसिडुअस पर्णपाती, जिनके पत्ते गिरते हैं हर बार। तो इसमें लिखने की बात, नोट करने की बात है कि ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन को कहां मिलते हैं? वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट जो है किस किस राज्य की सीमा में लगता है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। केरला, तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको कहां मिलेंगे? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट रीजन है।
कर्नाटका इज द हाईएस्ट स्पीशीज रिचनेस। अब बायोडाइवर्सिटी ट्री स्पीशीज रिचनेस का मतलब बायोडाइवर्सिटी, यानी कि कितने टाइप की स्पीशीज होती है। उस सबसे तो बायोडाइवर्सिटी किसकी? कर्नाटका की, उसके बाद तमिलनाडु की, उसके बाद आंध्र प्रदेश। आप बायोडाइवर्सिटी लिख दो ब्रैकेट में, स्पीशीज रिचनेस लिख दो, ठीक है। स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या है? कितने टाइप के प्लांट्स, ज्यादा टाइप के प्लांट कहां होते हैं? कर्नाटका, उसके बाद जो है तमिलनाडु, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश। डेट क्यों आए हो? सर ये वाला लिख लो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल भी अगर करती हो, ठीक है, कि फॉरेस्ट कवर जो है किससे मापते हैं? LISS-3 सेंसर ऑफ द इसरोस रिसोर्स स्टेट सेट टू सैटेलाइट है, ठीक है। इस लाइन को पूरा लिख, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। LISS की फुल फॉर्म में लिख लेना, देखिए। हाँ, गया हो गया, आज गया कौन है? बताओ। हाँ, चलो मैं देखूंगा। चला गया। चलो देखता हूँ, मैं जाऊंगा फिर। ठीक है, मुझे तैयार करो। क्लास कर रहा हूँ, यूट्यूब के आगे बढ़ाओ। रिसोर्स सेट सैटेलाइट जो है, हम इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। इंडिया रैंक थर्ड, इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन एवरेज नेट फॉरेस्ट गेन। इन 10 सालों में भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश है जिसने अपने फॉरेस्ट में और बढ़ोतरी करी है। ये UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसको तो फुल फॉर्म को याद करना बहुत बार आएगी, आप उसको यूज करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के अंदर भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश है जिसने अपने पिछले 10 सालों में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया, ठीक है। तो 1980 से लेके जो भी 19.53 था, 2021 यानी कि 20 सालों में कुछ भी नहीं, 2% से भी हम इसमें दो डाटा है। जैसे कल हमने जो डाटा लिखवाया था, टोटल ग्रीन कवर और फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट कवर तो जो है 21.71 है, और टोटल जो ग्रीन कवर है वो 24.6, जो कल मैंने आपको डाटा लिखवाया है परसों, ध्यान है आपको? E1 डेटा मैंने लिखवाया था। अब जो डेटा है इनको अपनी बातों में कहने की कला भी आपको आनी चाहिए। जैसे मान लो अब किया जाए कि भारत सरकार
भाई क्या प्रयास कर रही है, तो आप लिख सकते हो कि भारत सरकार जो है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में प्रयास किए है पिछले 2 दशकों में। ठीक है, लगभग 2%, लगभग लिखना पड़ेगा, लगभग 2%, कितना हो गया ना, 19 2% कम ही है थोड़ा सा, अब 2% हो गया, 19-21, हाँ 2% थोड़ा ज्यादा ही है, 2% से ज्यादा लिख सकते, 2% से ज्यादा बढ़ोतरी करी है, और बढ़ोतरी में विश्व में भारत का तीसरा स्थान। तो इन डाटा को ऐसी बातें डिस्कस करने के लिए आपको कहने की कला भी आनी चाहिए कि डाटा कैसे यूज हो, मेन्स में कैसे यूज हो, और प्रीलिम्स में सामने लिखा है कोई बात नहीं। ये स्टेटमेंट्स आएंगे जैसे दे रखी है, ये आपको अगर पता है करेक्ट, नहीं पता बस इसमें कोई भी कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते हो। अगर आपको डाटा नहीं पता है, कितना भी दिमाग लगाओ, ठीक है, आगे बढ़ो। ये स्टेट ऑफ मैनग्रोव का वर्ल्ड वाइड छोड़ दो, इंडिया का क्या स्थान है इसमें ग्लोबल इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया, हम तो कहीं है ही नहीं दुनिया में। ये स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा एशिया का दिया हुआ है, इसमें एशिया कहता है अफ्रीका का है सेंटर। चलो ये काम नहीं आने वाला, आगे बढ़ो। स्टेट वाइज तुम देख लेना इसको, स्टेट वाइज क्लिक, और आगे बढ़ जाओ। हेलो, ऐसे हमारे अभी चलो होगी तुम बताऊंगा आपको, मेरे पास रखा हुआ। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये क्या है, सर टॉप 10 कंट्रीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रशियन प्रोडक्ट, चाइना हमसे अच्छा है यार, चाइना देश पे है, इंडिया 24.3, इसका ज्यादा यूज है नहीं। आगे बढ़ा, इंडिया की रैंकिंग जो है वो 3rd है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 3 ऐसी कंट्री हैं, बाकी 10 कंट्री लिख रखे हैं कि इन्होंने अपने फॉरेस्ट कवर में इंडिया का फॉरेस्ट कवर बढ़ोतरी कितनी है, सिर्फ 0.38%। ये हम पहले देख चुके हैं कि इंडिया का जो रैंक है वो तीसरा रैंक है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने में, 1 दशमलव, ठीक है, 2010 से 2020 तक। आगे बढ़ो। वैसे तो उसके बारे में फाइल ओपन कर किसी को वो था क्या स्लाइड थी, तो डाटा ठीक थी, ये सब
जिसको ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है वो तो और भी अच्छा तरीके से करो उसको। तो ये सब चीजें आपका आउटपुट के साथ साथ तैयार हो रहा है। आपने वाटर कंजर्वेशन कर दिया, आपके टॉपिक खत्म हुआ। हाँ, अभी आ रहा है। जितना बड़ा हो सकता है उतना तो इकोसिस्टम को फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी का हो जाएगा सब। हमें तो टाइप्स चाहिए थे ना, वो है इसमें टाइप्स। वेस्ट इन इंडिया है ये तो हमें कॉन्फिडेंस हैज ये तो हो ही गया, हमने ये सब कर लिया। हाँ ये वाला है, थोड़ा बड़ा है। ये इंडिया के एरिया बता रहा है और टाइप्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। अब इस ट्रॉपिकल को भी इन्होंने सब डिवाइड कर दिया है, तो आपको इतना ज्यादा सब डिवीजन की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा इसका आइडिया लेना है। जैसे ग्रुप 1 में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये जो ट्रॉपिकल वेट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है सदाबहार है, ये आपको वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में। वेट का मतलब क्या है, यहाँ पे सुबह यानी कि हर आफ्टरनून में ऑलमोस्ट रोज बरसात है। तो एक्चुअल में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो यही, फिर ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल में अलग अलग टाइप हो जाता है। ट्रॉपिकल में डेसिडुअस, अब 3 इसमें टाइप है। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। सेमी एवरग्रीन का मैंने बताया आपको, ये सेमी एवरग्रीन में इनमें एक छोटा सा सीजन बीच में आता है जब पत्ते गिर जाए, ठीक है। हाँ आ जाओ सर दिन आए, उनके नाम तो लिख लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी वो डेवलप होगी। हिंदी की प्रॉब्लम नहीं है कि तुम हिंदी सर हिंदी में होना चाहिए, इसकी हिंदी बन जाएगी, बना लेना। थोड़ी मेहनत करोगे, हिंदी बनाओगे तो कुछ खोजा खाली तो कहोगे इस बहाने। ये कुछ स्क्वायर किलोमीटर तो भूल जाओ, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा लिख लो, ये आपको एक आइडिया, रफ आइडिया, कभी एक आध डाटा इसमें याद रह जाए तो कहीं लिख लो। स्क्वायर किलोमीटर तो भूल जाना, ये नहीं लिखना है।
ट्रॉपिकल पूरा हो जाए तो बता देना। सातों हो गया। मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट नमी, यहाँ ज्यादा बरसात नहीं होती, सूखा भी नहीं होता। अब आपको घर जाके इसमें करना क्या पता है, इनमें हर एक सब टाइप में 5 5 6 6 ट्रीज के नाम, जैसे ट्रॉपिकल वेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें कौन कौन से, साल है, सागौन है, रिजनेबल पर ऐसे भी सवाल आता है। देखो डेसिडिवस जो वर्ड है ये पर्णपाती है, जिसके पत्ते गिर जाए। जो ट्रॉपिकल ऐसे यानी कि तो फिर वो क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। नम का मतलब और वेट का मतलब दोनों में फर्क है ना। वेट का मतलब गीला होता है जहां बरसात ज्यादा हो, और नम का मतलब क्या है, वहां पे बरसात थोड़ी कंपेरेटिवली कम होती है। और डेसिडियस का मतलब जिसके पत्ते एक सीजन में आके गिर जाते हैं, ठीक है। और एवरग्रीन का मतलब जिसके पत्ते कभी नहीं गिरते। और सेमी एवरग्रीन का एक छोटा सा सीजन आता है बीच में, पत्ते गिर जाते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई का मतलब शुष्क, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इस जैसे मध्य प्रदेश के कुछ ओपन एरिया हैं, वे सतपुड़ा के जंगल हो गए, तो ये कुछ रीजन ऐसे हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो हैं लेकिन पानी कम है वहां, ड्राई फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अब दूसरा, तो आपको इसमें से एक वर्ड है ग्रुप 4 में, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट का मतलब दलदली वाले दो इलाके। स्वाम्प, लिटोरल वो एरिया होता है जो तटीय एरिया होता है जहां पे साफ पानी और खारा पानी मिक्सअप होते हैं आसपास के एरिया में, ठीक है। और स्वाम्प जहां पानी भरा रहता है, दलदली एरिया, जैसे मैंने आपको बताया था डेल्टा रीजन, जो वहां पे पानी रहता है। स्वाम्प का मतलब ऐसी जगह जहां पे हमेशा पानी भरा रहता है, दलदली। स्वाम्प का मतलब दलदल से लगा, दलदली तो वन जहां पे दलदल उगे। तो ये सारी कैटेगरी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए। उसके पॉइंट याद रखें। दूसरा है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का मतलब उष्णकटिबंधीय वन। तो जो ये जो मध्य प्रदेश का एरिया है, गुजरात का जो एरिया है, ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इससे आगे अगर आप इधर आओगे, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये जो एरिया है ये सब ट्रॉपिकल आपका रीजन है, ठीक है।
वैसे तो पूरा भारत जो है ना वो सब ट्रॉपिकल रीजन है। पूरा भारत का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारा। लेकिन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी अंदर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कैसा है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर एरिया जिसमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये जो एरिया है वेस्टर्न घाट के साथ साथ ये एरिया देखा जाए तो ट्रॉपिकल जैसा है। तो पूरा भारत ऑलमोस्ट सब ट्रॉपिकल, क्योंकि 8-10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिकल रीजन है, भूमध्य रेखा से 10 उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण जो अक्षांश वो ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया जो है हमारा 8 पॉइंट से स्टार्ट होता है ना, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट इसको होता है ना, और 8 से लेके 32 तक, ठीक है ना। तो 10 से लेके जो 30-32 तक एरिया जो 10 डिग्री उत्तर में 10 डिग्री दक्षिण में ये जो एरिया है सब ट्रॉपिकल है। तो हमारा कुछ एरिया जो है वो थोड़ा बहुत 2 डिग्री के आसपास हमारा जो है वो आता है प्रॉपर अक्षांश के हिसाब से। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न घाट वहां है, वहां पे बहुत सारी बरसात होती है, इस कारण वो जो रीजन है वो ट्रॉपिकल जैसा ही वहां का क्लाइमेट हो जाता है। जैसे जैसे आगे जाएंगे सब ट्रॉपिकल है तो पूरा सब ट्रॉपिकल, लेकिन उसमें फिर ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल के अंदर हम तीनों चीजों के मजे ले रहे हैं। हमको जो बादल जलवायु है, मोटे मोटे तौर पे अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए तो आपका क्या कहोगे कि भारत का जो जलवायु है वो कैसा है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लोकल कंडीशंस भी है, जैसे मान लो 32 डिग्री नॉर्थ पे बर्फ ग्लेशियर होना अपने आप में ग्लेशियर मिलेगा, ग्लेशियर मिलने चाहिए ऊपर जाके 60 के आसपास। अगर आप अक्षांश के हिसाब से जाओगे तो पोल्स के आसपास ग्लेशियर्स मिलने चाहिए, लेकिन भारत में भी ग्लेशियर मिलते हैं। उसका कारण क्या हो? वो अक्षांश के बजाय एल्टीट्यूड से, हिमालय जो है ऊंचा, हर 167 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाए। तो जो भारत का जो जलवायु में जो विभिन्नताएं हैं वो हमारे ज्योग्राफिकल एरियाज के कारण, हमारा प्रायद्वीपीय भारत चारों तरफ जो है 3 तरफ से जो है समुद्र की सीमाओं से घिरा हुआ है। तो समुद्र की सीमाओं से घिरा होने के कारण सब ट्रॉपिकल होते हुए भी नम है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। और जो बीच का सेंट्रल इंडिया है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात का कुछ हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये प्योरली सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट, आपको इतना क्लास याद करने की जरूरत नहीं है। इसको सब ट्रॉपिकल में आगे मत इसको क्लासिफाई मत करो, इसको आप अपने हिसाब से सब ट्रॉपिकल रहने दो। तो सब ट्रॉपिकल जो भारत में जो रीजन है, मैंने आपको बताया जो प्रॉपर सब ट्रॉपिकल है। अब जो हमारा हिमालय है वो टेम्परेट फॉरेस्ट जैसा, जो टेम्परेट जो रीजन, हाँ डॉक्टर साहब, वो मैंने पांडे जी का फोन नंबर बंद आ रहा था, उसके जो नंबर है समझ गया, ठीक है। जो मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ कुछ बात मोटे मोटे तौर पे भारत सब ट्रॉपिकल, लेकिन हमारा जो लोकल जो टेरेन है, जो हमारा लैंड फॉर्म्स है, उसके लोकेशन है, उसके हिसाब से यहाँ का क्लाइमेट में वेरिएशन आता है। जैसे जो हिमालयन वनस्पति मिलती है
अक्षांश के हिसाब से ऐसे नहीं मिलनी चाहिए अगर ये प्लेन होगा। रीजन है मेरे पास, कटिंग नॉट आउट। अगर 32 डिग्री पे जहां भारत खत्म होता है वहां पे अगर हिमालय ना हो तो प्लेन होता, जैसी वनस्पति 32 डिग्री पे होनी चाहिए वैसी इसलिए नहीं है तो प्लेन ना हो के बड़ा माउंटेन, दुनिया के बड़े माउंटेन में से गिनती होती है हिमालय, और हिमालय में सबसे हाईएस्ट पीक है, नहीं समझे पर तो दुनिया का सबसे ऊंचा तो उस समुद्र तल से ऊंचाई ज्यादा होने के कारण वहां की जो वनस्पति है वो उस तरह की हो गई जो कि 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। अगर अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो आप ग्लोब पे जाओगे तो यूरोपियन जो यूरोप है वो आपका स्विट्जरलैंड है, यूरोप है। यूरोप जैसी वनस्पति भारत में 32 डिग्री पे इसलिए आ गई क्योंकि भारत में हिमालय होने के कारण वहां ग्लेशियर हिमालय होने के कारण वहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट, अदरवाइज प्लेन होता तो टेम्परेट फॉरेस्ट होने की कोई संभावना होती नहीं। तो टेम्परेट फॉरेस्ट कहां मिलने चाहिए, 45 डिग्री से 60 डिग्री के आसपास मिलने चाहिए जिसमें पूरा यूरोप कवर हो। टेम्परेट का मतलब क्या होता है, जहां टेम्परेचर कम रहे। टेम्परेट वर्ड का मतलब क्या होता है, जहां टेम्परेट कम रहे। तो भारत में जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो भारत की अक्षांशीय जो पोजीशन को क्या बोलते हैं, स्थिति स्थिति के कारण नहीं है, अक्षांशीय स्थिति के कारण नहीं है। भारत में जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो भारत की हिमालय पर्वत में जो ऊंचाई है जिसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, ऊंचाई के कारण। तो सब ट्रॉपिकल का क्लाइमेट का अगर इसको डिफाइन किया जाए तो यहां पे मध्यम बरसात 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच बीच में बरसात होती है। यहाँ पे ऐसे रीजन जो ट्रॉपिकल है वहां पे दिन और रात का जो अंतर है वो ऑलमोस्ट बराबर, और कभी कभी सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, गर्मियों की रातें छोटी होती हैं। वहां पे अक्सर जो है पर्णपाती वन ज्यादा मिलते हैं, एवरग्रीन भी मिलते हैं लेकिन पर्णपाती वन ज्यादा मिलते हैं। ट्रॉपिकल की कहानी क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर है, आफ्टरनून में रोज बरसात होती है, जो रेनफॉल है 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में एवरेज रहता है। दिन और रात वहां ऑलमोस्ट बराबर होते हैं क्योंकि ये वो रीजन होते हैं जो भूमध्य रेखा पे होते हैं, तो वहां पे दिन और रात में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे जैसे बिल्कुल ऐसे हैं लाइट भूमध्य रेखा पे ऐसे रहेंगी और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं सन जो है ऐसे हो जाएगा, एंगल जो है वो बढ़ जाता है। एंगल बढ़ जाने से क्या हो रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है किरणों की कम हो जाती है। तीव्रता कम होने के कारण वहां पे टेम्परेचर कम रहता है। तो सब ट्रॉपिकल जो रीजन है जो उष्णकटिबंधीय जगह होती है वहां पे ट्रॉपिकल की बजाय टेम्परेचर तापमान कम रहता है, बरसात कंपेरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से कम होती है। वहां सघन घन जो ट्रॉपिकल रीजन मिलते हैं की बजाय कम मिलते हैं, एवरग्रीन भी मिलते हैं, पर्णपाती भी मिलते हैं, हर तरह के वहां पे वन मिलता है। उसके बाद जो टेम्परेट जो वर्ड मैंने आपको बताया कूल, टेम्परेट का मतलब कूल होता है जहां ठंड रहती है। तो भारत में जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो
वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। तो देखो ये वेट टेम्परेट जो फॉरेस्ट ये आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादा, मेघालय में जहां बरसात ज्यादा, मेघालय असम के आसपास का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है वहां पे ट्रॉपिकल सॉरी टेम्परेट वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ बरसात ज्यादा होती है, यहाँ पे गीले वन यानी कि बरसात ज्यादा होने के कारण ठंड भी रहती है और बरसात भी ज्यादा। ठंड क्यों होती है? क्योंकि ये समुद्र तल से ऊंचाई जाता है, दार्जिलिंग जाओगे, सिक्किम जाओगे, अरुणाचल प्रदेश में जाओगे, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, सॉरी हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट, आप नॉर्थ इंडिया में जब इधर आ जाओगे आपका आपकी कश्मीर वैली, आपका उत्तराखंड, ये मॉइस्ट में, ये वेट में नहीं है। यहाँ पे कंपेरेटिवली बरसात कम होती है, सूखा नहीं होता, लेकिन कंपेरेटिवली बरसात कम होती है। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट जो आपकी शिवालिक हिल्स है, जहां आप लोग रहते हैं, चंडीगढ़, कालका, हरियाणा जो कालका है, ये जो रीजन है, और आपका जो ये माता है सकुम्बरी और कोंटा साहिब वगैरह का जो एरिया है, ये एरिया फुट हिल्स में हिमालय की, ठीक है। तो ये जो एरिया है, और इसके अलावा हिमालयन जो ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है वो ऊंचाई पे भी, थोड़ा जहां ऊंचाई ज्यादा है वहां पे पानी रुकता नहीं है, वहां पे आपको ड्राई फॉरेस्ट मिल जाएंगे। और तो ये तो टेम्परेट हो गया। एल्पाइन का मतलब क्या होता है कि जहां ट्री ना हो, ना के बराबर ट्री हो। देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी एक सीमा आती है जिसको ट्री लाइन कहते हैं, वन रेट, उससे ऊपर वन नहीं मिलती। जैसे मान लो आप जाओगे हिमाचल प्रदेश में घूमने, या इसमें जा रहे हो जम्मू कश्मीर में, तो एक आप 4,000 5,000 मीटर ऊंचाई तक, 3 4 4 हजार तक आपको वनस्पति मिलेगी। लेकिन थोड़ा ऊपर चलते जाओगे वनस्पति कम होती चले जाए। जहां पे बर्फ का जमाव हो जाता है, जहां जिस एरिया जिस हाइट से बर्फ का जमाव हमेशा जहां बर्फ रहती है, कुछ एरिया में तो जैसे हिमाचल में या कुछ शिमला है या आपके जो यहाँ पे आसपास एरिया है, बर्फ गिरती है एक सीजन में, लेकिन कुछ एरिया ऐसे है जहां हमेशा बर्फ रहती है, वहां पे वो एल्पाइन वेजिटेशन होती है, वहां पे ट्री नहीं होती, ऑलमोस्ट छोटी छोटी बुशीज होती है। और थोड़ा और ऊपर चले जाओगे तो कुछ भी नहीं होता। तो इसमें वहां पे एल्पाइन में सब एल्पाइन फॉरेस्ट, सब एल्पाइन का मतलब जो ट्री लाइन है उससे नीचे तो फॉरेस्ट मिल जाएंगे। और मॉइस्ट एल्पाइन स्क्रब, स्क्रब का मतलब झाड़ी, छोटे छोटे पौधे, ठीक है। और ड्राई तो ऊपर चले जाओगे तो ड्राई, जहां बरसात ऊपर जाओगे पहाड़ों पे हाइट पे बरसात ना के बराबर होगी, तो वहां पे डेजर्ट जैसी कंडीशन होगी। तो आपको चीज समझ में आ जानी चाहिए, एल्पाइन का मतलब ये है कि वेरी हाई, वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी लो वेजिटेशन, almost no tree, only small bushes, small herbs, they can be present. ज्यादा ऊपर जाने से वनस्पति खत्म होते चल जाती, ठीक है। आगे बढ़ो।
ये क्या है, हटा क्यों रहा, बढ़ा दे। ये सब पूरा आ जाएगा, इसलिए इसमें ये इसने एरिया वाइज दिया हुआ है। एरिया वाइज वो देख रहे कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पे। ट्रॉपिकल वेट जो है वो ग्रीन से है, एवर ग्रीन, डार्क ग्रीन जो है। ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया मैंने आपको बताया मिजोरम में, तो घर जाके बहुत सारे मैप मिले गूगल पे, जो अच्छा साफ, तो बहुत ज्यादा सब टाइप नहीं करने आपको मैप, टाइप्स करने, सब टाइप वाले नहीं करने। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। चाहो तो थोड़ा थोड़ा दो भागों में डिवाइड कर दो। ट्रॉपिकल में एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन ऐसे कर लो, सब ट्रॉपिकल में भी एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन, ऐसे डेसिडियस में भी कर लो, तो दो कैटेगरी को कर लो बस। अल्पाइन में भी दो कैटेगरी कर लो, दो कैटेगरी कर लो तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो बहुत कलिस्ट, बहुत ज्यादा सब टाइप वाला मैप भी चुना, जिसमें कम सब टाइप हो लेकिन मेन टाइप्स वो नहीं। और आप जैसे मैप्स खरीद लो 150 आपके पास होने चाहिए, तो रोज कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे आप मैप पे उनको लोकेट कर सको। जैसे अब हमने फॉरेस्ट कवर किया है, तो आप जाके 2-4 मैप बना लो और अपने पेंसिल से, देखने में खुद करने में बड़ा फर्क रहता है। तो फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों टाइप के मैप होते हैं। तो फिजिकल में तो वन जो है वो फिजिकल वाला मैप है, और पॉलिटिकल मैप में जो है स्टेट्स में जैसे आपको भरना है बंदरगाह कौन सी कहाँ पे है, कौन सा कारखाना कहाँ पे है, वो उसमें भरा जाए, और कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन सा वन कहाँ पे है, क्या क्या है, ये आपके फिजिकल मैप। दो तरह के मैप आते हैं, फिजिकल और पॉलिटिकल, दोनों 10वीं क्लास के मिल रही है। तो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप आप दोनों खरीद लो, 20-20, 30-30, और फिर खत्म फिर ले लो, और उन पे घर जाके इत्मीनान से उनको लोकेट करना शुरू करो। जब भी पढ़ो तो दिमाग में डाला करो मैं इस मैप पे कहाँ पे लोकेट, जो मैप की जरूरत पड़ती है क्या नहीं पड़ती। दूसरा, थोड़ा सा रोज प्रैक्टिस करके आपको स्टेट्स खाली वाला ले लो, फिर स्टेट ही भर के देखो पहले दिन, तीसरे दिन मेरी बात, खाली मैप बाउंड्रीज ले लो और स्टेट्स भर के देखो, गेटिंग योर नॉट कि क्या स्टेट्स को सही भर पाते हो कि कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा, स्टार्ट यहां से, फिर उसके बाद महानगर भर के लोकेट करके देखो कि दिल्ली कहां पे है, कोलकाता कहां पे है, मुंबई कहां पे है, चेन्नई कहां पे है। फिर कुछ 2-4 बड़े शहर बैंगलोर वगैरह, हैदराबाद, बड़े बड़े सिटीज हैं, आप उनको लोकेट करना स्टार्ट करो। फिर थोड़ा सा अंदाजा ये लगाओ कि एक लाइन खींचो, कर्क रेखा और मकर रेखा वाला चल सकते हैं, कौन कौन से स्टेट में से कर्क रेखा गुजर रही है, मकर रेखा गुजर रही है, जब वो आपको लाइन खींच दोगे तो उस लाइन से आप अंदाजा लग जाएगा कि ये वाला स्टेट, ये वाली जगह इससे कितनी ऊपर है, नहीं पड़ता। जब आप लाइनें खींच लोगे, कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है, तो वो रेखा खींच लोगे, फिर आप ये देखो कि कौन कौन से शहर इसके ऊपर आ रहे हैं, और उस लाइन से कितना ऊपर आगे मुझे ये वाला 1-8 इंच जाए तो इधर ये वाला जगह है, इधर जाए तो ये है। फिर मैप को ऐसे और
ऐसे ओके ऐसे तो ऐसे है कुछ ऐसे और राइट मैप को जो है रूल से जो आपका होता है रूलर उससे चार टुकड़े करने हैं ऐसे और ऐसे तो ये चार सेक्टर बन गए हैं आपके पास। फिर आप देखो इस सेक्टर में मतलब एग्जाम में जाओ तो वहां पे लाइन खींच कर मिटा देना उसको बारीक से मिटा लेना लाइन बारीक से मिटा लेना रूल से उसके बाद उसको मिटा देना दोनों ऐसे बना के लोकेशन भरने के बाद मिटा दो उसको लोकेशन से क्या लेना है दे जो मैं लाइन खींचता हूँ उसकी 1 सेंटीमीटर इधर बेंगलोर है या इधर गोवा कहाँ पड़ता है मेन मेन इंडस्ट्रीज जैसे तो आपको क्या क्या भरना है मेन मेन इंडस्ट्रीज जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं तेल शोधन के कारखाने कहाँ हैं ये तो चीज आएंगे पेपर में सीएसवी में आती है तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन से एरिया में क्या क्या तो जब ऐसे डिवाइड कर लोगे आपको तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है और मान लो भोपाल अगर यहाँ पे आप सोचो कि जब दो लाइन काटते हैं वहां पे भोपाल है कृष्ण मेरे पर ऐसे अंदाजा लगेगा इस लाइन पे कौन कौन से शहर आ रहे हैं उनसे कितना नीचे कोई दूसरा इंपोर्टेंट शहर आ रहा है जब आप ऐसे करो ये यहाँ से गुजर रही है तो दिल्ली बिल्कुल जो है ऊपर पे ही है दिल्ली तो वो बना देते थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है दिल्ली किस कोने लेकिन अगर आगरा दिखाना हो तो फिर पता चल जाएगा यही कहीं है ठीक है ना इस लाइन में यहाँ कोई बड़ा शहर आ रहा हो जिसपे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सीधे तरह ऐसे अंदाजा लगाओ फिर इससे कितना कितना उसका कोई शहर जो है उससे आइडिया लग जाएगा आप जो है वो नहीं करेंगे तो कभी मैपिंग लोग करते थे तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी वर्ल्ड में भी यही होता है 60 नंबर का उस मेंस में एक क्वेश्चन तो मैथ का ही आता था 60 नंबर का इंडिया में और वर्ल्ड में तो उसमें जगह भरनी होती थी 10 और उनके बारे में 20-20 वर्ड में लिखना होता इससे कहाँ कहाँ झीलें हैं खारे पानी की झील कहाँ कहाँ है ठीक है ये लाइन खींची तो ऐसा अंदाजा लग जाएगा कि यार कहाँ पे कौन सी नदी कहाँ से हो रही कहाँ पे जा रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी है ठीक है पूर्व से पश्चिम की ओर ठीक है ऊपर से भी उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर
नदी कौन सी ओरिजिनेट, इसके बाद कौन सी होती है, ऐसे। तो जब ऐसे जब इस पे आप काम करोगे तो एग्जाम के दौरान आप प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन को इजीली हल करोगे। तो मैप पे आपको वर्क करना है, आज जाके मैप देख जाना फिजिकल का, और चाहे आज फिजिकल ना करके आज से पॉलिटिकल वाला मैप पे भरे लेना, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई ये जगह है। उसको देख के मैप को, और अलग अलग कलर से या अलग अलग, मान लो कहीं पे मान लो ये एरिया आपको दिखाना है, क्यों दिखाना है, तो मेरे को ऐसे ऐसे कर लिया। आपको डिफरेंट डिफरेंट करनी है, एक एरिया को ऐसे कर दिया, एक को ऐसे ऐसे कर दिया, तो जो भी आपकी मर्जी है आपको करना चाहिए, करना चाहिए कर, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ठीक होंगे तब जब आप बेस पॉइंट ऑफ चीजों को एनालाइज करो। जब खुद एनालाइज कर लोगे तो तुक्के सही होने की चांसेस, वो उस समय तुक्का एक इंटेलिजेंट गैस बन जाता है। समझे मेरी बात? तो आप बहुत ज्यादा वर्क कर चुके होते हो, तो अगर आपने क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कहीं पढ़ा होगा, तो आपका वर्क इतना हो जाता है कि आप वहां अंदाजा सेट बैठ जाते। तो इंटेलिजेंट गैस वही लोग लगा पाते हैं जो बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत रिसर्च कर चुके हैं। आगे बढ़ाओ इसमें। चलो हटाओ, जरूरत नहीं है, नीचे कर रहे Forest conditional form for the हैं, उसको थोड़ा करना है। दो हजार सत्रह हार्ड डाटा है। last फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में आई हो शायद, उसके बाद नहीं आई। देखो इसमें जो मेरा कहने का मतलब है, डाटा को आप भूल जाओ। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट, ये तीन कैटेगरी आपको नोट करो। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब ये तीनों को डाल के गूगल पे अलग अलग से एक एक पैराग्राफ 10 लाइन इस पे लिखनी है। रिजर्व फॉरेस्ट, जो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट हैं, ये तो वो सारे के सारे जो हैं वो एरियाज हैं, जैसे राजा जी नेशनल पार्क है, तो इन तीनों के बारे में अनक्लास का मतलब फॉरेस्ट का, इनको हमने किसी क्लास वहां को जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां पे अलाउड है कि नहीं है, उसके आधार पर इनको क्लासिफिकेशन करें। तो इन पे 20-20-30 वर्ड जो है तीनों पे आपको लिखना, ठीक है। आगे बढ़ो। तो वेटलैंड्स, ये भी करना है। वेटलैंड्स क्या होते हैं, देखो उसको वेटलैंड एक वर्ड, वेटलैंड्स ये अलग से टॉपिक है ज्योग्राफी का, जनरल स्टडीज में, और इस पे आता है बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आता है। वेटलैंड्स क्या है, वेटलैंड कंजर्वेशन, इस पे रामसर कन्वेंशन पे सवाल आता है। वेटलैंड्स पे रामसर कन्वेंशन, इराक में एक जगह है रामसर, वहां पे ये
इराक पे ईरान में है, देखो देखना रामसर कहाँ पे है, इराक में है, ईरान में। एक रामसर साइट्स होता है। हाँ वही तो रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन जो है वो रामसर साइट्स आते हैं। तो जहां पे वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स में आपकी जो मेन जो झीलें हैं वो आती हैं, खारे पानी की झीलें और साफ की थोड़े ताजे पानी की झीलें, फ्रेश वाटर लेक्स एंड चिल्का लेक जो है एक वेटलैंड है। समझे मेरी बात? डल झील एक वेटलैंड है, वेटलैंड का मतलब समझ गया। तो रामसर कन्वेंशन में इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्या हुआ, बैठक हुई थी जिसको रामसर 1970 में बसाया था ना, लिख लो रामसर कन्वेंशन और रामसर साइट्स, इसको इस पे काम करना है, रामसर साइट्स एंड रामसर कन्वेंशन। यूपी में रामसर साइट कौन कौन सी, तो साइट बड़े हैं यूपी, रामसर साइट्स 21-22 में कुछ सवाल आया उसका आता, यूपी के रामसर साइट, भारत के रामसर साइट, ठीक है। ईरान में है, ईरान में से ईरान में ना, ईरान में तो वेटलैंड्स पे आपको 150 वर्ड में एक क्वेश्चन भी लिखना है, वेटलैंड्स क्या है और वेटलैंड्स का जो है पारिस्थितिक जो रोल क्या है, यानी कि इकोलॉजिकल रोल बताना है, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं भारत में और दुनिया में, दोनों पे आपको लिखना है। भले ही 200 वर्ड 250 वर्ड हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तीनों एस्पेक्ट करने हैं आपको, जो एग्जाम में पूछा जाए उतना आपको लिख देना है। तो वेटलैंड्स क्या है, इनको क्या कहते हैं हिंदी में, इनको कहते तो है नाम यार, एक अच्छा से वर्ड है, देख लो वेटलैंड है, आर्द्रभूमि, देखो आर्द्रभूमि हो सकता है, आगे बढ़ाओ चलो। झील, चलो हटा दो, जितना जिस टॉपिक के साथ समय गुजरो उतना वो टॉपिक क्लियर हो, और एग्जाम में जाने से पहले बहुत बार अगर आप जिस टॉपिक से आप गुजरे हैं वहां कंफ्यूजन के चांसेस कम होते हैं, जो सवाल गलत होते हैं मार्जिन ऑफ एरर से होता है, समझो मेरी बात। वहां पे हम सर्व करते, अरे यार ये कुछ होता नहीं, सब पढ़ लिया, अगर ये नहीं पढ़ा तो इसके बारे में किस एंगल से नहीं देखो, तो इससे बचने के लिए देखो इस एग्जाम की कोई भी आपको तैयारी 100% कोई कोचिंग नहीं कह सकता कि हम जो करवा रहे हैं इसमें से आए। हम सब लोग जिन जो रास्तों पे लोग जा चुके हैं, यूपीएससी ने जहां जहां यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे वहां वहां कोचिंग से और हमारा दिमाग चलता, तो हम तो उन पाथ में चलते हैं जो ऑलरेडी प्रोडन पाथ है, जिन पे लोग बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन आने वाले में कोई नया रास्ता आ जाएगा उसका, तो 50 या 60% तक जो है
आप गैस लगा लेते हैं कि ये चीजें हैं, जैसे मैंने वेटलैंड को रोका और मैंने आपको चुना, क्योंकि मेरा अनुभव है कि वेटलैंड के सवाल पूछा जाता है। तो ये अनुभव कहाँ से आया? तो मैंने जितने बार भी एग्जाम्स दिए हैं, किसी किसी एग्जाम में प्री या मेंस में वेटलैंड आया, तो अब मैं अंदाजा लगा कह सकता हूँ कि यार ये वेटलैंड आया। एग्जाम से कन्वेंस में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है। तो हम सब लोग गैस लगा सकते हैं, हम आपको गारंटी नहीं दे सकते कि इसमें जो पूछेगा ही पूछेगा। तो हम तो मोस्ट ऐसी चीजें आपको बता सकते हैं कि तीन एरियाज को आपको काम करना है। तो जब आप उन एरियाज में काम करोगे, पढ़ोगे, तो उनके साइड के एरियाज भी जो है आपकी नॉलेज का है। सिर्फ इतना जब आप पढ़ लेते हो, उस एग्जाम में फिर 60% क्वेश्चन हल करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाए। तो आपको कितना परसेंट चाहिए? बीएससी में 60 to 60% प्रीलिम्स में जनरल में कट ऑफ जाता है, तो आपको 100% ना तो कोई कर पाता ना हम, वो होता है। हम सब लोग जो है वही 60%, 65-70% की लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें बच्चा कम से कम 70% तक टच कर ले। अभी पहुंचाई नहीं थी कि वो पहुंचाई नहीं थी कि स्पायरल्स को बोलते हुए क्या अभी गया नहीं है, मैं समझा दो। तो कोरस अब जो मेरी तरफ से कंप्लीट, अब आपका काम ये है प्रीलिम्स में और मेंस में कोरस को पूछे गए सवालों को आप वर्कआउट करो, क्योंकि आपके पास समय है, सबके पास 1.5-2 साल है। तो जब ये पूरा होमवर्क करने के आपकी वो हो जाएगा, तो आपके पास चांसेस ज्यादा है चीनी का। तो आप कोरस पे प्रीलिम्स में और मेंस में ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से सारा वर्क कर लो। 5-7-10 पेज ऐसे हो जाए आपके पास लिखे हुए, जिनमें से चीजें आप कर लो, और एक आध पेज छोड़ दो हर नोट्स के बाद। मान लो कुछ एडिशन आ जाए, तो वो साइडों में आप एक आध पेज आपके पास खाली होना चाहिए बीच में, 1 या 2 पेज छोड़ो बीच। उससे क्या होगा, अगर कोई एस्पेक्ट आपको, आपने नया चैप्टर शुरू कर दिया मान लो, नया टॉपिक, और मान लो उसी से जुड़ी कुछ जानकारी आपके पास मिल गई आपको, तो नोट करने की जगह नहीं रहती है। तो एक तो कोई कोरस खत्म करने के बाद 2 पेज छोड़ो, तो एग्जाम तक कोरस के बारे में कोई नई बात आ जाए, कोई नई चीज आ जाए, उनको आप जो है बॉक्स में बना के आप उसमें जानकारी को एडिट करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आज हमने जो कर लिया ये फाइनल हो गया, जब तक एग्जाम दोगे तब तक पता नहीं इसमें क्या चेंजेस आ जाए। तो आपकी जो किताबें हैं जो एडिट होती रहती हैं, ऐसे आपके नोट्स भी एडिट होने रहना चाहिए। और एडिट होता है डाटा, और कुछ डाटा, कंसेप्ट ऑडिट नहीं होता, एडिट नहीं होता। तो कोरस मेरी तरफ से खत्म हो गया है, और मैं सबसे चाहता हूं कि अगर आपने इसको अच्छे से किया, तो प्रीलिम्स में 2-4 सवाल जो है ज्योग्राफी करके को मिला के 4 सवाल तक आराम से, तो 4 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज है। और जब ये डाटा पूरा दिमाग में आ जाएगा, पूरा स्मीर दिमाग में आ जाएगा, तो क्वेश्चन लिखने का, बायोडाइवर्सिटी को लिखने का, फॉरेस्ट के बारे में लिखने का, फॉरेस्ट को लिए सरकार क्या परिवर्तन कर रही है, भारत की स्थिति क्या है, हमारी यूपी की स्थिति क्या है, ये डाटा ही आपके दिमाग में वो चीज लेके आएंगे। अब डाटा तो एक टेबल बना दी, अब उस टेबल को एक्सप्लेन करना तो आपको आना चाहिए ना, कि पिछले 1 दशक में भारत में दोनों में स्थिति में ये प्रकरण रहा। आजादी की बात लिखो, 1950 को देखो, 1947 के हम कहाँ थे, ठीक है। आप फिर आप एक डायग्राम, बार डायग्राम बना सकते हो। 1947 में मान लो 25%, 30% वन कवर था, एक बीच की स्थिति में 1980 के आसपास क्या था, और आज हमारा क्या स्थिति होगी। तो एग्जामिनर के दिमाग में आ जाएगा इस बच्चे ने जो है सभी कालों को, आजादी के टाइम पे, बीच में, आजादी 1980 के दशक इसलिए इंपॉर्टेंट है
1980 के 70-80 के दशक के बीच से ही भारत में पर्यावरण में जो जागरूकता का जो अभियान था वो उसी काम से स्टार्ट हुआ। 1980 में ही इन्वायरमेंट फॉरेस्टिकल डिपार्टमेंट की खोज की नींव रखी गई थी। उसी समय नई फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी और 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी उसके ठीक बाद भारत में प्रयास शुरू हो गए। 1972 प्रोजेक्ट टाइगर आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया उसके बाद, और उसके बाद ही हमारे पास जितने भी ये आप रिजर्व फॉरेस्ट नेशनल पार्क पढ़ते हो, आप देखोगे कि उसी के दौरान इनकी नींव रखी गई। जिम कॉर्बेट अगर थोड़ा पुराना हो सकता है क्योंकि मेरे को नहीं समझता, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं जिनकी जो नींव है वो 1970 के दशक के से ही स्टार्ट हुई थी। क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में पहली बार दुनिया में बड़े बड़े नेताओं ने एक जगह बैठ के इस बात पर विचार किया कि पर्यावरण भी एक बड़ा मुद्दा है, और उसमें इंदिरा गांधी जी की, मैंने आपको बताया। तो वहीं से भारत में प्रयास शुरू हुए। इन सब चीजों को अपने माइंड में होना चाहिए कि कौन सी घटना का परिणाम है, ये सब चीजें कैसे, ठीक है, खत्म। मंडे को मैं पॉलिटी लगवा दूं, पार्लियामेंट करवा देंगे वो। अगर तुमने मेरी बात मानी जैसे मैं कहता हूं तो बहुत चांसेस है कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। लेकिन अगर तुमने अपने जीवन में अपना दिमाग ज्यादा चलाया और इस एग्जाम से ज्यादा किसी चीज से प्यार की, तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए, और ये एग्जाम अगर आपने पास कर लिया तो वो सब चीजें जो आप जो आप सोचते हो वो तो मिलनी मिलनी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज तक आप सोच भी नहीं सकते हो कि राष्ट्रपति भवन में जाने का मौका मिलेगा, पूरा भारत भ्रमण का मौका मिलेगा, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आपके उत्तर प्रदेश में, अगर आपके शहर में आपका प्रधानमंत्री आ रहा है तो डीएम उनमें से एक होता है जो रिसीव करता है। ये छोटा नहीं है काम, बहुत बड़ा काम है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हारे फंक्शंस, तुम्हारे दोस्ती, तुम्हारी मित्रता, तुम्हारा सोशल नेटवर्क, अगर तुम्हारे जीवन में जिसको तुम कहते हो कि हम रिक्रिएशन करेंगे और जिंदगी एक बार मिलती है इसको जीना चाहिए, अगर तुम्हारे ये कंसेप्ट हैं तो जी लो, उसके बाद फिर जो तुम्हें करना है करो। लेकिन अगर तुमने 2 सालों के लिए अगर सब चीजों को एक तरफ करके और पूरी तरह के इसमें डूब के काम किया तो ही रिजल्ट मिलने के चांसेस। और तुम सोचोगे हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे दोस्त जो कर रहे हैं, हमारे जो घर वाले जो कर रहे हैं, अगर तो आप उनकी राह पे गए, कुछ नहीं चलो, आपको बिल्कुल अलग सोच का इंसान बनना। और जो आपके टीचर्स आपको सलाह देते हैं उन सलाह को साथ लेके घर जाना, ठीक है, तब तो हमारा आपके साथ मथम खपाने को फायदा है, ठीक है।